हेलो एवरीवन। घटना चक्र आई दृष्टि को ख़त्म करने के क्रम में ये क्लास 2 है। क्लास 1 में हमने आई दृष्टि के जो राष्ट्रीय घटनाओं की जो वन लाइनर है उसको फिनिश किया था, ठीक है। और इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय से शुरू कर रहे हैं। अब इसमें जो पहली न्यूज है कि वर्ष 2024 के कोप 29 और फिर ब्रैकेट में लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, यानी कि अगर हम देखें तो UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी। ये जो मेज़बानी की जानी है ये 11 से 22 नवंबर 2024 को की जानी है और इसका जो सही उत्तर है वो है अजरबैजान, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अक्सर ना आपको कभी CBD का कोप सुनाई मतलब न्यूज में देखा होगा आपने, कभी UNCCD का देखा होगा और अक्सर आपने UNFCCC का देखा ही होगा, ठीक है। और ये हर साल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी होता है, ठीक, समझ में आया। तो देखो बात है 1988 की, एक बार अच्छे से समझना है, ठीक है, बेसिक को एक बार सही से समझना है। ये करीब आज से 32 साल पहले की बात है, यानी कि वर्ष 1988 की बात है जब एक रिपोर्ट आती है। किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है? वो रिपोर्ट जारी की जाती है IPCC के द्वारा, यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा। IPCC के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है और इस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि भविष्य में क्लाइमेट चेंज की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से बिगड़ने वाली है और आने वाले समय में जो क्लाइमेट चेंज है वो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज लेके आ रहा है, ठीक है। तो जब IPCC की रिपोर्ट जारी की गई तो IPCC की रिपोर्ट पर जो है विचार करने के लिए और क्लाइमेट चेंज भविष्य में ना हो उसको किसी हद तक रोकने के लिए क्या हुआ कि लगभग 4 साल बाद, कितने साल बाद? 4 साल बाद वर्ष 1992 में, ठीक है, वर्ष 1992 में, यानी कि आज से अगर हम देखें तो लगभग 30 साल पहले, और जो रिपोर्ट आई थी वो लगभग 34 साल पहले, ठीक है। वर्ष 1992 में क्या हुआ कि एक समिट हुआ और इस समिट को नाम दिया गया अर्थ समिट या फिर रियो समिट। कहाँ पर हुआ? देखो ये जो 1992 में समिट हुआ ये एक ब्राज़ील का एक शहर है, ब्राज़ील का एक शहर है और शहर का नाम है रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो। क्या बात समझ में आई? वर्ष 1992 की बात है जब ब्राज़ील के एक शहर रियो डी जेनेरियो में एक समिट हुआ IPCC की जो रिपोर्ट थी उस पर विचार करने के लिए, ठीक है। तो रियो डी जेनेरियो में जो समिट हुआ उसको रियो समिट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको रियो समिट भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसको अर्थ समिट भी कहते हैं, अर्थ समिट भी कहते हैं, ठीक है, अर्थ समिट भी कहते हैं। और अगर हिंदी में देखें तो इसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी शिखर सम्मेलन। मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोगों ने इसका नाम सुना ही होगा, ठीक है। अब जब ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में क्या हुआ कि यहाँ से फिर 3 संगठन बने जो जलवायु परिवर्तन और तमाम ऐसी स्थितियों के प्रति जो है काम करने वाले थे भविष्य में, ठीक है। वो 3 संगठन क्या क्या बने? तो उनमें से एक संगठन बना UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और जो दूसरा संगठन बना उसका नाम है UNCCD यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉम्बैट, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कॉम्बैट टू डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, इस तरीके से होगा, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, इस तरीके से होगा ये। और तीसरा जो संगठन बना वो बना CBD, ठीक है, यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब जो UNFCCC था यानी कि ये जो था इसका काम था जलवायु परिवर्तन के प्रति जो है रणनीतियाँ बनाना और देशों को ये लक्ष्य निर्धारित करना कि उनको किस तरीके से जो है क्लाइमेट चेंज को रोकना है, ठीक है। वहीं UNCCD था, इसका क्या काम था? इसका था काम कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यानी कि जो मृदा है, जो मिट्टी है, मृदा की उर्वरता खत्म हो रही थी और एक तरीके से देखा है ना डिजर्टिफिकेशन हो रहा था, यानी कि जो मृदा सही मृदा होते हुए भी
रेगिस्तानी किसी मृदा को कैसे कहा जाता है कि उसका डिजर्टिफिकेशन कब हो रहा है? उसका डिजर्टिफिकेशन तब कहा जाता है कि या तो उर्वर मृदा, जो उर्वर मृदा है वो अनुर्वर हो जाए, अनुर्वर हो जाए, यानी कि जो उपजाऊ थी वो उपजाऊ नहीं रही, ठीक है। या फिर जहाँ पर घास के मैदान थे, अच्छा एनवायरनमेंट था, वहाँ पर क्या हो जाए, घास के मैदान उजड़ जाएं, वन उजड़ जाएं, और वहाँ पर मिट्टी इस तरीके की हो जाए कि मतलब बेकार मिट्टी हो जाए, ठीक है। उस हिसाब से इन सब चीज़ों को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डिजर्टिफिकेशन किसी भी मृदा को, ठीक है। तो मृदा के डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए काम कौन करने लगा? यूएनसीसीडी। क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए यूएनएफसीसीसी, ठीक है। वहीं सीबीडी किस काम के लिए था? सीबीडी था कि भाई क्लाइमेट चेंज और तमाम ऐसी स्थितियों के कारण क्या हो रहा है कि जो डाइवर्सिटी खत्म हो रही है ना, जीवों की, पेड़ों की जो डाइवर्सिटी खत्म हो रही थी, उस डाइवर्सिटी पर काम करने के लिए सीबीडी का गठन किया गया, ठीक है। क्या ये बात क्लियर होगी? अब ये जो यूएनएफसीसी है, इसके जो पक्षकार मेंबर्स हैं, उनकी जो सबमिट होता है हर साल, ठीक है, हर साल उनकी एक बैठक होती है। तो इससे पहली जो बैठक हुई थी COP 28, वो हुई थी यूएई में, यानी कि दुबई में, ठीक है। इससे पहली कहाँ हुई थी? यूएई में हुई थी। अब जो COP 29 जो आयोजित किया जाना है, यानी ये देखो क्या है, COP 29 इन्हीं की यूएनएफसीसीसी की जो COP 29 आयोजित किया जाना है, वो अजरबैजान में आयोजित किया जाना है। क्या ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अच्छा, याद रखना, ये पूरी साल, ये जो अजरबैजान है और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, ये पूरी साल चर्चा का विषय बने रहें। तो ऐसे में ज़रूरी ये है कि आप एक बार इन देशों की लोकेशन भी देख लें, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। आपको पता है मैपिंग के प्रश्न आते ही हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ से अब हम देख सकते हैं। देखो आप जो मैप पर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ये है हमारा प्यारा सा भारत, ठीक है। ये है चीन, ये है ईरान, ठीक है, और ये है ऊपर वाला रूस, ये रसिया है, ठीक है, ठीक है। चलो, अब आपको पता है कि यूएसएसआर का जब विघटन हुआ था, तो यूएसएसआर के विघटन के बाद में कुल 15 देश बने थे। क्या ये बात आपको पता है? बिल्कुल पता होगी। अच्छा, इन 15 देशों में आपको पता है कि 5 देश सेंट्रल एशियन देश थे। 5 देश कौन से थे? सेंट्रल एशियन देश। और जो 5 देश सेंट्रल एशियन देश थे वो ये देश हैं। कौन कौन से हैं? एक का नाम है कजाकिस्तान, ठीक है, दूसरे का नाम है उज्बेकिस्तान, ठीक है, तीसरे का नाम है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, और चौथे का नाम है किर्गिस्तान, ठीक है, और जो 5वां है उसका नाम है ताजिकिस्तान। क्या ये बात क्लियर हुई? एकदम क्लियर कर लो। इनका कभी ऐसा हो सकता है कि इनमें से 3 देश दे दिए जाएं या 4 देश दे दिए जाएं और आपको नॉर्थ से साउथ का क्रम पूछ लें। यूपीएससी में एक बार इसमें से प्रश्न आ चुका है, ठीक है। अच्छा, साथ ही आपको हो सकता है ये प्रश्न भी पूछ लें कि जो कैस्पियन सागर है, ये जो कैस्पियन सागर है, इस कैस्पियन सागर से कजाकिस्तान सीमा साझा करता है या नहीं, तुर्कमेनिस्तान सीमा साझा करता है या नहीं। या फिर प्रश्न आपको पता है, आप इस तरीके से याद करते होंगे कि भाई कैस्पियन सागर से कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं। आपने जो भी 5 देश हैं मान के चलो आपने याद कर लिए कि भाई 5-6 देश ये हैं, ठीक है। लेकिन मतलब ये तो याद होगा ना कि मतलब कैस्पियन सागर से कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं, ये तो याद होना चाहिए। एक तो कजाकिस्तान है, आपको पता ही है, दूसरा कौन सा है? ये तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है, ये कजाकिस्तान, दूसरा तुर्कमेनिस्तान है, और तीसरा है ईरान। एक बार ये देखो, ईरान ये भी सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद में है अजरबैजान, ठीक है। अजरबैजान कहाँ है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला देश अजरबैजान, ठीक है, ये है एक अजरबैजान, ठीक है। चलो, अजरबैजान हो गया। उसके बाद कौन बचा? उसके बाद आपका बचा ये वाला रूस, ठीक है। इसको मिला करके टोटल 5 देश कैस्पियन सागर से सीमा साझा करते हैं। लेकिन प्रश्न इस तरीके से नहीं आएगा। प्रश्न इस तरीके से आएगा कि सेंट्रल एशिया के कितने देश कैस्पियन सागर से सीमा साझा करते हैं। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि एक है कजाकिस्तान और दूसरा है तुर्कमेनिस्तान। यानी कि अगर हम देखें तो सेंट्रल एशिया के 2 देश कैस्पियन सागर से सीमा साझा करते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। अब एक और बात दिमाग में रखनी है। दूसरी बात क्या दिमाग में रखनी है कि भाई एक और सागर का नाम आपने सुना होगा और उसका नाम है अरल सागर। क्या नाम है? अरल सागर। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि अरल सागर निम्नलिखित में से किन 2 सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बीच में है, ठीक है। और तब आ सकता है कि भाई तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान, या उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान, या ताजिकिस्तान कजाकिस्तान, या कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान। तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए किस किस के बीच में है। तो ये है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ठीक है।
कजाकिस्तान, ठीक है, इन दोनों के बीच में है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में क्या नाम है, अरल सागर, ठीक है। ये चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक। इंडिया के सबसे नियरेस्ट कौन है, तजाकिस्तान है, ठीक है। और जो ऐसा कौन सा है सेंट्रल एशियन में देश जो रूस से जिससे रूस सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो वो कौन सा है, वो है कजाकिस्तान, ठीक है। जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था तो ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी इसी में से बने थे, ठीक है। बाकी के भी आपको पता ही होगा कि 3 बाल्टिक कंट्रीज थे, कौन से थे, बाल्टिक कंट्रीज थे, ठीक है, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ठीक है, ये भी थे। और ये जो दिखाई दे रहे हैं ना आपको काकेशस कंट्रीज, जिसमें जॉर्जिया आता है, अजरबैजान आता है, ये देश भी यूएसएसआर के विघटन से ही बने हैं, ठीक है। कुल 15 देश बने थे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी क्लास पर वापस, ठीक, हम अपनी क्लास पर वापस आ जाते हैं ये यहाँ पर, ठीक है। तो पहली न्यूज़ हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया है। ये है सितंबर 2024 की न्यूज़ है, ठीक है। कब की है, सितंबर 2024 की न्यूज़ है। और इसमें है भारत, उत्तर क्या है, उत्तर है भारत, ठीक है। नवंबर 2024 में बताया गया है इसमें कि जो यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह है उसमें विशेष भागीदार के तौर पर भारत को जो है इसमें इनवाइट किया गया है, ठीक है। अच्छा, ये इसके बारे में पता है, जो यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के बारे में, ये वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। इसमें क्या है कि मतलब हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी वगैरह ये सब किया जाता है, ठीक है। इनका मुख्य उद्देश्य होता है हाइड्रोजन को बढ़ावा देना, ठीक है। अगला है कि श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो ये हैं हरिनी अमरसूरिया। अगला है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो ये हैं अनुरा दिसानायके, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना किए जाने की घोषणा की है, तो इसका उत्तर है बोस्टन और दूसरा है लॉस एंजल्स जो कि यूएस में है, ठीक है। अच्छा, हम जो जिन चीज़ों पर थोड़ा सा खींचते हैं ना, कि जिनके बेसिक को बताते हैं, जिनके मैप को दिखाते हैं, उसके पीछे रीज़न ये है। अब जैसे हमें ये पता है ये वन लाइनर है, इनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहाँ पर चीज़ें अधिक बताने की आवश्यकता होगी, जिनके मैप को समझाना ज़रूरी होगा, जिनके बेसिक को समझाना ज़रूरी होगा, उसका हम प्रयास करते हैं कि समझा दें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़ की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो इसका उत्तर है ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। अच्छा, ये पता है तिरुवल्लुवर के बारे में पता है आपको? तिरुवल्लुवर के बारे में डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा, आप जब हिस्ट्री को पढ़ रहे होंगे तब आपने पढ़ा होगा, और वो भी आप जब दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ रहे होंगे तब पढ़ा होगा कि इनकी एक रचना का नाम आपने सुना होगा, तिरुक्कुरल। क्या नाम सुना है? तिरुक्कुरल, ठीक है। तिरुक्कुरल का नाम आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो जो तिरुक्कुरल है ये क्या है? ये एक नीति शास्त्र की रचना है। दोबारा से दिमाग में देना, ये एक एथिक्स की रचना है, ये एथिक्स की पुस्तक है और इतनी बेहतरीन पुस्तक है कि दुनिया की गिनी चुनी पुस्तकों में गिनी जाती है। क्या नाम है इसका? तिरुक्कुरल। याद रखना, जब भी अगर आप एथिक्स पढ़ रहे हैं, जो कि पेपर 4 है हमारा यूपीपीसीएस में, तो अगर उसमें अगर आप तिरुक्कुरल का अगर रेफरेंस देंगे ना तो बहुत बड़ा प्रभाव होगा। पता है क्यों? क्योंकि बहुत सारे वेस्टर्न बुक का आप रेफरेंस देते हो, ठीक है, लेकिन क्या आप भारतीय किसी बुक का भी रेफरेंस देते हो? जी हाँ, तिरुक्कुरल एथिक्स पर बहुत ही दुनिया की जानी मानी किताब है। भारत में बेशक इस पर रिसर्च ज़्यादा ना हो, लेकिन विदेशी लोगों ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा की है, ठीक है। बहुत बेहतरीन किताब है। हम इस किताब की चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो तिरुक्कुरल है, इस किताब की रचना की है तिरुवल्लुवर ने। किसने की है? इस किताब की रचना तिरुवल्लुवर ने की है, जो कि एक संत थे, ठीक है। ये बात दिमाग में आया? चलो, ये चीज़ आपको जो है दिमाग में रखनी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक। अच्छा हाँ, ये जो किताब है, ये पता है आपको, इसके भी 3 पार्ट हैं। अगर मैं हल्का सा बता देता हूँ, वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हल्का सा समझ लीजिए। इस किताब के 3 पार्ट हैं। एक का नाम है आराम, दूसरा है पोरुल, ठीक है, दूसरा है पोरुल, और तीसरा है इनबम। तीसरा का क्या है? इनबम। इस किताब के ये 3 पार्ट हैं। बहुत बेहतरीन किताब है, याद रखना। इस किताब को अपनी डायरी में नोट कर लेना। जब आप एथिक्स का जो पेपर दे रहे होंगे तब आपको इसका रेफरेंस जरूर देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत
किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो इसका उत्तर है अमेरिका के सहयोग से। फिर कह रहा है कि इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का जो प्रयोग है वो कहाँ किया जाएगा? तो बता रहे हैं कि सैन्य हार्डवेयर में और संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। ठीक है। अगला कह रहा है कि व्यक्तिगत उपस्थिति इन पर्सन वाले चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर है विलमिंगटन, डेलावेयर, अमेरिका में। ठीक है, विलमिंगटन, डेलावेयर, अमेरिका में। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि समग्र रूप से यह क्वाड समिट, लीडर समिट और वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए कौन सा संस्करण था? तो इसका उत्तर है छठा संस्करण था। अच्छा, ये जो क्वाड है ना, इसके बारे में आपको पता ही होगा क्योंकि इसके जो देश वगैरह हैं ये तो आपको याद ही होंगे। चलो ठीक है, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, एक बार हम इसको मैप में ज़रूर देखेंगे। ठीक, जैसे कि ये देखो, आप जो सामने देख रहे हैं ये वर्ल्ड मैप है। ठीक है, और आप इसी तरीके के मैप को देखते हैं। हमारे जो मैप हैं उनमें 90% इसी तरह के मैप हैं। ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि भाई ये अटलांटिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है, और ये यहाँ पर देख रहे हैं हम कि ये है पैसिफिक ओशियन और एक इधर है पैसिफिक ओशियन। ठीक है। अच्छा, यानी कि हम जो मैप देखते हैं उसमें क्या होता है कि पैसिफिक ओशियन को दो भाग से काट दिया जाता है। ठीक है, पैसिफिक ओशन को दो भाग से काट दिया जाता है और उसके बाद हमें मैप दिखाया जाता है। ठीक है, लेकिन हम ना क्या ऐसा नहीं कर सकते कि इस पैसिफिक ओशियन को दो भाग से ना काटें बल्कि अटलांटिक ओशियन को दो भाग से काट लें? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। इस मैप में एक बार देखो, इसमें हमने क्या किया है, ये रहा पैसिफिक ओशियन, ये रहा पैसिफिक ओशियन। अब इस पैसिफिक ओशियन में देखो, देखो यहाँ पर एक बार देखो, ये जो इधर वाला रीजन है एक बार ये देखो। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, और एक बार ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन है ऑस्ट्रेलिया, और ये वाला रीजन, ये वाला भी देखो। तो अगर हम इसमें देखें तो देखो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन और ये सब तो ये रहा, और जो ये वाला जो था नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन वो ये रहा, यानी कि पैसिफिक ओशियन हमारा ये रहा। ठीक है, चलो ठीक है। दूसरा कौन सा है? दूसरा आप एक बार इधर देखो, ये है इंडियन ओशन। ठीक है। अच्छा, बात ये है कि हम आपको ये क्यों दिखा रहे हैं? हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपको ना एक बार ये क्लियर हो सके कि जो क्वाड समिट है, जो क्वाड समिट है वो किस लिए है? तो वो है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। ठीक है, किसके लिए है? इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। इंडो पैसिफिक रीजन में एक मतलब शक्ति संतुलन को स्थापित करने के लिए। अच्छा, इंडो पैसिफिक रीजन, तो अब ये देखो, ये है इंडियन ओशन और ये है पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो ये इंडो पैसिफिक ओशन ये हो गया, इंडो पैसिफिक रीजन ये हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसके जो मेंबर्स हैं कौन कौन से हैं? यूएस है, एक तो यूएस है। ठीक है, दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका ऑस्ट्रेलिया। एक बार ये देखो, ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ठीक है। तीसरा कौन सा है? तीसरा है अपना भारत। ठीक, चलो ठीक है। और चौथा कौन सा है? भाई चौथा है ये जापान। अब आपने क्या देखा कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो क्वाड समिट हो रहा है, क्या आप देख रहे हैं? क्या ये देख रहे हैं ना आप कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो क्वाड समिट है, यानी कि जो क्वाड संगठन है वो किस क्षेत्र के लिए है? इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। क्या ये चारों देश इससे संबंधित हैं या नहीं? बिल्कुल संबंधित हैं। कहीं आपके दिमाग में ये ना आ जाए कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, जापान कहाँ है, यूएस कहाँ है, इनने मिलकर के ये समिट बनाया क्यों है, ये संगठन बनाया क्यों है? तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि चारों देश इंडो पैसिफिक रीजन से संबंधित हैं। समझ में आया? इस और ये मोस्टली किसके लिए देखा जाता है? स्क्वाड को, इसको देखा जाता है मोस्टली चाइना रसिया को काउंटर करने के लिए। हालांकि भारत इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा था। ठीक है, ये भी आपको पता है। तो इसके लिए क्या हुआ कि भारत को हटा करके एक और संगठन बना। क्या नाम रखा गया इसका? स्क्वाड। क्या नाम रखा गया इसका? स्क्वाड। अच्छा, इस स्क्वाड के मेंबर कौन कौन से हैं? तो सिर्फ इसमें से भारत को हटा दो। अब कौन सा बचा? भाई यूएस है, जी हाँ यूएस है, प्लस कौन सा है? जापान है, बिल्कुल भाई जापान है। ठीक है, जापान है। तीसरा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया है, जी हाँ भाई ऑस्ट्रेलिया है। और चौथा कौन सा देश है? तो चौथा है फिलीपींस। ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला चित्र, ये फिलीपींस के द्वीप हैं। यानी कि चौथा कौन सा है? चौथा कौन सा देश है? फिलीपींस। ठीक है, अब देखो, अब अगर स्क्वाड मेंबर्स की बात करें तो कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया, वो सॉरी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरा है जापान, तीसरा फिलीपींस और चौथा ऑस्ट्रेलिया। क्या ये चारों भी इंडो पैसिफिक रीजन से संबंधित हैं? हाँ भाई बिल्कुल संबंधित हैं। तो बस इसीलिए क्वाड संगठन भी इंडो पैसिफिक रीजन के लिए बनाया गया है और स्क्वाड संगठन भी। ठीक है, लेकिन स्क्वाड संगठन है वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो
फिलीपींस है वो चाइना का ज़्यादा मुखर विरोधी है, लेकिन भारत जो है एक हर चीज़ का एक शक्ति संतुलन बना के चलता है। वो रसिया के साथ भी अच्छे संबंध बना के रखता है, वहीं यूएस के साथ भी अच्छे संबंध बना के रखता है। जबकि यूएस ये चाह रहा था कि जब इंडिया को अपने पक्ष में लेगा तो इंडिया पूरी तरीके से चाइना और रसिया के जो है खिलाफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए इसको क्या बनाना पड़ा, इसलिए इसको बनाना पड़ा है स्क्वाड संगठन। ठीक है, रियल बात तो यही है, बाकी घोषित तौर पर कुछ भी हो जाता है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम अपनी क्लास पर वापस। ठीक है, प्रश्न ये है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में यानी इंडो पैसिफिक रीजन में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव। ठीक है, याद रखना है क्या नाम है, कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव। किसके द्वारा? क्वाड संगठन के द्वारा। ठीक है, क्वाड संगठन के द्वारा। आगे आते हैं। अगला है कि वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत में। भाई क्वाड समिट जो 2025 में आयोजित होगा वो कहाँ पर होगा? भारत में होगा। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, आगे आ जाते हैं कि भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया है? तो प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। क्या नाम है? क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। ये प्रथम हुआ है। ठीक है, किस किस के द्वारा? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि क्वाड संगठन में जो देश हैं उन्हीं के द्वारा। ठीक है, अगला कह रहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन में, यानी कि एक मिनट ये क्या हो गया? अगला कह रहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन में यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता यानी कि इंटरोपेरेबिलिटी में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो इसका उत्तर है वर्ष 2025 में। ठीक है, वर्ष 2025 में ये लॉन्च किया गया था। किस लिए? जो है इन्फॉर्मेशन वगैरह, यहाँ की सी किस तरीके जो शिप है वगैरह के जो उनकी जो भी इन्फॉर्मेशन मिले तो ये आपस में साझा करने के लिए। ठीक है, अगला कह रहा है कि क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई है? तो इसका उत्तर है मैत्री पहल की घोषणा। ठीक है, मैत्री पहल की घोषणा की गई है क्वाड देशों ने। किस क्षेत्र में? इंडो पैसिफिक रीजन में। ठीक है, अच्छा ये पता है आपको कि एक और मैत्री पहल की घोषणा जो है पहल चल रही है किन किन क्षेत्रों के बीच में? ये इंडियन ओशन ऑफ रिम एसोसिएशन है ना, इंडियन ओशन, एक बार देखें तो इंडियन ओशन ऑफ रिम एसोसिएशन है, इंडियन ओशन ऑफ रिम एसोसिएशन है ना, उसकी भी एक पहल चल रही है इंडियन ओशन के आसपास, मैत्री पहल। ठीक है, और जो क्वाड देशों ने की है वो इंडो पैसिफिक रीजन के लिए की है। ठीक है, चलो अगला है कि मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर है नई दिल्ली में। इस केंद्र का नाम क्या रखा गया है? तो मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली। ठीक है, अगला है कि जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है जाफर हसन। ठीक है, जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जाफर हसन बने हैं। बिल्कुल, जॉर्डन की क्या लोकेशन पता है आपको? चलो जॉर्डन की लोकेशन आपको स्वयं देखनी है। चलो देखो, ये होम आपको ना कमेंट में करना है। ये क्या करना है कि आपको जाना है, जॉर्डन को देखना है। ठीक है, जॉर्डन को देखना है इंटरनेट पर, और जॉर्डन के बारे में पढ़ के थोड़ा सा, और उसकी लोकेशन के बारे में जो भी आपको पता हो वो आपको कहाँ लिखना है? वो कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, कमेंट जरूर किया कीजिए। देखो मैं देखता हूँ कौन कमेंट कर रहा है कौन नहीं कर रहा, तो आप कमेंट जरूर किया कीजिए। ठीक है, और जिसका सही दिखाई देगा कि जॉर्डन के बारे में उसने सही अच्छे से लिखा है, हम उसके कमेंट को क्या करेंगे? पिन कर देंगे। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अगला है कि टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है ऑपरेशन सद्भाव। कौन सा है? ऑपरेशन सद्भाव। अच्छा ये पता है आपको, ये जो टाइफून यागी है ये किस क्षेत्र में आया है? क्या पता है आपको? ये आया है टोंकिन की खाड़ी में। कहाँ आया है? टोंकिन की खाड़ी, यानी गल्फ ऑफ टोंकिन। अच्छा ये जो टोंकिन की खाड़ी है ना, इसमें पता है फिलीपींस का इशू बना, तब चाइना के इंटरफेयर से यहाँ पर फिलीपींस का इशू बना, यहाँ पर वियतनाम का भी इशू बना है। तो ये ना क्षेत्र काफ़ी चर्चा में बना रहा है। ठीक है, जो टोंकिन की खाड़ी है ना ये काफ़ी चर्चा में बना रहा है, इसलिए हम एक बार इस क्षेत्र को जरूर देखेंगे। ठीक है, चलो एक बार आ जाते हैं, फिर से हम एक बार हम इसको देख लेते हैं। ये देखो क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर? ये हम देख रहे हैं भाई, ये एशिया का मैप है। ठीक है, हम
ये कह सकते हैं कि ईस्टर्न एशिया का मैप है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया का मैप है, ये कह सकते हैं, ठीक। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये चाइना है और ये रूस है, ठीक है। अब ये जो चाइना है, चाइना के नीचे आप देख रहे होंगे साउथ चाइना सी, क्या ये साउथ चाइना सी देख रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा, साउथ चाइना सी देख रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर एक ये आपको आइलैंड दिखाई दे रहा होगा, क्या ये दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब इसको ना एक बार यहाँ देखते हैं, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये रहा वो, क्या नाम है इसका? इसका नाम है हैनान, ठीक है, हैनान है। अब हैनान के नॉर्थ में देखो, ये रही गल्फ ऑफ टोंकिन, ठीक है, क्या है ये? गल्फ ऑफ टोंकिन। अब ये चर्चा में यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसलिए रहा है क्योंकि जो वियतनाम है, वियतनाम के मछुआरे इस क्षेत्र में जाते हैं तब चाइना उसमें इंटरफेयर करता है, ठीक है। यानी कि वियतनाम की नेवी जाती है तब चाइना इंटरफेयर करता है। तो इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा चाइना का जो है इन्फ्लुएंस है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर चाइना की सीमा है, ये हैनान चाइना के अंतर्गत है और ये जो है वियतनाम है, लेकिन गल्फ ऑफ टोंकिन तो दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत आ रही है। लेकिन आपको पता है कि जब चाइना साउथ चाइना सी में यहाँ तक अपना अधिकार बताता है, यहाँ तक अपना अधिकार बताता है, तो ये तो भाई बहुत छोटी जगह है, तो यहाँ पर भी चाइना जो है इंटरफेयर करता रहता है। इसलिए जो गल्फ ऑफ टोंकिन है वो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनी रही है साल 2024 में, ठीक है। अच्छा, ये पता होना चाहिए कहाँ पर है ये, देशों का नाम पूछे तो चाइना और वियतनाम के पास है, और ये हैनान का भी नाम जो है आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं हम लोग अपनी क्लास के ऊपर, आ जाते हैं क्लास पर, अपनी PDF पर वापस आ जाते हैं। कहाँ है? हाँ, ये देखो, चलो, बिल्कुल ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है कि एक पूर्ण, हाँ ठीक है, एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा बना है? तो इसका उत्तर है नेपाल। क्या उत्तर है इसका? इसका उत्तर है नेपाल। अच्छा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में पता है ना आपको? इसका गठन कब हुआ था? पहले तो ये बताओ। तो इसका गठन हुआ था 2015 में, ठीक है। दूसरी बात, इसका गठन किस स्थान पर हुआ था? तो इसका गठन हुआ था पेरिस में, फ्रांस में। भाई पेरिस में ही क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अरे भाई 1992 में जो 3 संगठन बने थे ना, उनमें से जो एक है क्लाइमेट चेंज वाला UNFCCC, जिसका 29वां जो कोप है, 29वें कोप का आयोजन जो कजाकिस्तान में किया जाना है, वह उसका जो आयोजन है कोप 21 का आयोजन पेरिस में हुआ था। ये याद रखना, कोप 21 का आयोजन पेरिस में हुआ था, फ्रांस ने उसकी अध्यक्षता की थी, और बात है वर्ष 2015 की, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। तो यहीं पर फ्रांस प्लस भारत, फ्रांस और भारत ने मिलकर के किसका गठन किया था? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया था। इसका हेड क्वार्टर भारत में है, गुरुग्राम में, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर भारत में है, ठीक। तो कह रहे हैं कि भाई अभी 101वां सदस्य कौन बना है इसका? तो इसका 101वां सदस्य बना है नेपाल। आगे बढ़ते हैं अब कि वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की AI क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर है अश्विनी वैष्णव, ठीक। दूसरे हैं नंदन नीलेकड़ और तीसरे हैं अभिनेता अनिल कपूर, ठीक है। आगे आते हैं कि किन देशों या क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहली कानून रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए? तो ये हैं उत्तर में देश, अमेरिका है, यूरोपीय संघ है, यूनाइटेड किंगडम है, एंडोरा है, जॉर्जिया है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, माल्डोवा है, सैन मैरिनो और इजराइल, ठीक है। अब देखो, US के बारे में आपको पता है और यूरोपीय यूनियन के बारे में आपको पता है, UK के बारे में पता है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। एंडोरा पर एक बार गोला लगा देते हैं। फिर है जॉर्जिया के भी बारे में आपको पता होगा। फिर है आइसलैंड के भी बारे में पता होगा, नॉर्वे के बारे में पता होगा, माल्डोवा के बारे में पता होगा। फिर है सैन मैरिनो और फिर है इजराइल। क्या आपको एंडोरा की कैपिटल याद है? नहीं है याद? सैन मैरिनो की एक बार जरूर देख के लिख दीजिए, ठीक है। आगे आते हैं। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है नई दिल्ली। फिर है कि किसके द्वारा आयोजन हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं अगले पेज पर। इसमें कह रहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT दिल्ली ने कहाँ अपना पहला
अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? तो इसका उत्तर है अबू धाबी में, जो संयुक्त अरब अमीरात में है, ठीक है, यानी कि UAE में है। ठीक, आगे आते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? तो इसका उत्तर है साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम का है। ठीक है, अगला है कि किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसका उत्तर है अमेरिका में। अच्छा, पता है हनुमान जी की इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ यूनियन नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? स्टैच्यू ऑफ यूनियन। ठीक है, आगे आते हैं। अगला कह रहा है कि किस मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है? यानी जो प्रतिमा है ये, इसकी प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा किस मंदिर में की गई है? तो ये की गई है अष्टलक्ष्मी मंदिर में। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अगला है कि भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है? तो इसका उत्तर है वाराणसी। ठीक है, ये एकदम से याद रखना है। ठीक, अब है इस तरीके से, अच्छा आपको ना इस तरीके से भी याद रखना है, जैसे ये यहाँ पर कहा है कि भारत और डेनमार्क ने, ठीक है, इस तरीके से भी कह सकता है कि भारत और निम्नलिखित में से किस नॉर्डिक देश ने, या फिर इस तरीके से कह सकता है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश ने, या फिर इस तरीके से कह सकता है कि भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने, ऐसे भी कह सकता है, या फिर इस तरीके से भी कह सकता है कि भारत और निम्नलिखित में से किस स्कैंडिनेवियन देश ने मिल करके वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर एक स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है। तो आपको याद होना चाहिए कि वो उत्तर कौन सा है? डेनमार्क। ठीक है, आगे आते हैं। अगला है कि यह प्रयोगशाला किनके बीच एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? तो इसका उत्तर है भारत सरकार के बीच में, दूसरी है डेनमार्क सरकार, और तीसरी है IIT BHU। क्या है? IIT BHU। ठीक है, अगला है कि तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअली रूप से किस देश द्वारा की गई? तो 17 अगस्त का है उत्तर है इसका भारत। 17 अगस्त की न्यूज़ है। ठीक है, ये है भारत सम्मेलन का, भारत, इसका उत्तर है भारत। ठीक है, और इस सम्मेलन की जो थीम थी वो थी एक सतत भविष्य के लिए एक सतत ग्लोबल साउथ। अच्छा, ये जो है ग्लोबल साउथ वाली न्यूज़ आपको पता होना चाहिए कि जो ग्लोबल साउथ है, ठीक है, ये भी चर्चा में रहे, तो ग्लोबल साउथ है, तो ये ग्लोबल साउथ में ऐसे कौन कौन से नॉर्थ हेमिस्फीयर के देश हैं जो ग्लोबल साउथ में आते हैं? ठीक है, ये बात समझ में आई। और ऐसे कौन कौन से साउथ हेमिस्फीयर के देश हैं जो ग्लोबल नॉर्थ में आते हैं? और इसकी हमने एक विस्तृत रूप से चर्चा कहाँ की है? वो हमने मैपिंग वाले क्लास में की है। ठीक है, मैपिंग की 2 क्लास आ चुकी हैं, तीसरी क्लास आएगी, चौथी क्लास आएगी। वर्ष 2024 में UP PCS और समीक्षा अधिकारी यानी UP PSC RO ARO, ठीक है, RO और ARO, और साथ ही BPSC, इन एग्ज़ाम के लिए जो भी मैपिंग महत्वपूर्ण होगी वो सारी मैपिंग हम इस मैपिंग सीरीज़ में कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, इसमें हम बेसिक चीज़ों को ज़्यादा नहीं समझा रहे हैं, हम इसमें उन चीज़ों को अधिक समझा रहे हैं जो चर्चा का विषय बनी रही हैं पिछले 1 साल में, यानी वर्ष 2024 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, अगला है कि थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर है पेंटो गटार्न शिनावात्रा। ठीक है, अगला है किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है? तो इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला है कि भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो इसका उत्तर है न्यूजीलैंड। अगला है कि न्यूजीलैंड में कहाँ भारत का वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा? तो इसका उत्तर है ऑकलैंड। ठीक है, आगे आते हैं। अच्छा, ये जो न्यूजीलैंड है ना, जो नेक्स्ट वाली वीडियो आने वाली है मैपिंग वाली, वो इस न्यूजीलैंड को और यहाँ के जितने भी साउथ पैसिफिक ओशियन में जितने भी छोटे छोटे द्वीप हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या आता है, इन सारे क्षेत्रों को ही कवर करेगी, इसलिए हम न्यूजीलैंड का जो है अभी मैप नहीं लेके आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं? तो इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। अगला है कि वे 2 विश्वविद्यालय कौन से हैं? तो इसका उत्तर है डीकन विश्वविद्यालय और फिर है वोलोंगोंग विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला है कि 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया? तो इसका उत्तर है व्यापक हिंसक छात्र विरोध से। ठीक है, हालांकि इसमें इसकी तो कोई एक अलग ही विस्तृत रूप से वीडियो बनाई जानी चाहिए, बट ठीक है, ये पॉइंट जो है निकल गया, तो अभी कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हाँ,
ये ज़रूर हो सकता है कि हमारे जो पड़ोसी क्षेत्र हैं उनमें किस तरह की अनस्टेबिलिटी हो रही है। जैसे पाकिस्तान है, वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि मतलब आर्मी के द्वारा क्या होता है कि अक्सर प्राइम मिनिस्टर को फांसी पर चढ़ा ही दिया जाता है, ठीक है, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बचा। इससे पहले के जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, वो भी अभी जेल में ही है, ठीक है। वहीं दूसरा आप देख रहे हो म्यांमार में आप देख रहे हो सेना का कब्जा है, उसने क्या किया था, लोकतंत्र को हटा करके जो है तख्ता पलट कर दिया। तीसरा देश आप देख रहे हो नेपाल में भी ऐसी उठापटक होती रहती है, ठीक है। नेपाल में भी ऐसी उठापटक नहीं होती, सेना के द्वारा नहीं होती, लेकिन नेपाल में भी इशू बना रहता है, ठीक है। अब अगला अगर हम देख रहे हैं तो हालांकि सेना का भी इंटरफेरेंस रहता है यहाँ पर नेपाल में। अगला हम देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं श्रीलंका में, ठीक है। श्रीलंका भी कितना अनस्टेबल है आपको पता ही है, ठीक। और इसके अलावा अगर आप देख रहे हो तो ये बांग्लादेश भी अब अनस्टेबल हो गया। वैसे बांग्लादेश अनस्टेबल नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न मेंस में जरूर बन सकता है कि भारत के जो पड़ोसी देशों में वो अनस्टेबिलिटी किस तरीके की है, या अनस्टेबिलिटी से लेकर के प्रश्न बन सकता है, ठीक है, मेंस में। पीसीएस में मतलब इससे एक देखा जाए प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक। चलो हाँ, जो बांग्लादेश के साथ जो इशू बना था तो उसका जो एक साउथहैम्पटन आइलैंड को लेकर के जो इशू बना था, तो वो उस आइलैंड पे लेकर के जो प्रश्न जो है बन सकता है, उसको तो हम मैपिंग वाले जो सीरीज लेके आए उसमें कवर कराएंगे, ठीक। चलो अगला है कि संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन सा बना है, तो इसका उत्तर है जर्मनी। फिर है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है, तो इसका उत्तर है फिजी, ठीक है। फिर है कि यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है, तो इसका उत्तर है नई दिल्ली में। फिर है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है, तो इसका उत्तर है मोईदम्स। क्या है, मोईदम्स। अच्छा, मोईदम्स जो हैं वो अहोम राजवंश के दफन टीला हैं। यानी यहाँ पर आपको पता है जो असम है, असम में अहोम राजवंश ने लंबे समय तक जो है शासन किया है, ठीक है। तो जो इनके शासन के, इनके राजवंश के जो लोग थे, संबंधित थे, ठीक है, इनकी फैमिली के जो लोग थे, ठीक है, तो उन लोगों को जो दफन किया जाता था वो एक प्रकार के टीलों में किया जाता था, ठीक है। उनको मोईदम्स कहा जाता है। एक बार हम इसके चित्र ज़रूर लेकर के आए या नहीं, हाँ लेकर के आए, बिल्कुल। देखिए ये है जो टीला दिखाई दे रहे हैं ना, जिनके बारे में मोईदम्स की बात की जा रही है, वो मोईदम्स ये हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? हाँ बिल्कुल, ये है मोईदम्स, ठीक है। इनमें दफन किया जाता है, तो इनको जो है यूनेस्को ने विश्व विरासत जो है सूची में सम्मिलित किया है, ठीक है। आ जाते हैं अपनी पीडीएफ पर वापस। अगला है कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है, तो इसका उत्तर है 81वां। अच्छा, ये जो पीछे हमने बताया था ना मोईदम्स, तो मोईदम्स के बारे में आपको पता है भाई, असम में तो है, ये तो पता ही है, लेकिन असम के ना चराई देव जिले में है। किस में है? चराई देव जिले में जो है ये बनाए गए हैं, ठीक है, ये याद रखना है। चलो आगे देखते हैं, आगे आगे आगे। तो जो पासपोर्ट सूचकांक जारी किया गया है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक, उसमें कहा है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है, तो वो है सिंगापुर का, ठीक है। फिर है कि बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र यानी कि ADPC अर्थात एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है, तो इसका उत्तर है भारत, ठीक है। अगला है कि किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो वो है, उसका उत्तर क्या है, क्रिस्टल मिशेल, ठीक है। फिर है कि भारत के पहले समुद्र पारी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका उत्तर है मॉरिशस में। फिर है कि वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC यानी कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है, तो इसका उत्तर है श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अगला है कि अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है, तो इसमें देखा जाए तो 4 शहर हैं। क्या क्या है? मामल्लपुरम जो तमिलनाडु में है, जयपुर जो राजस्थान में है, मैसूर जो कर्नाटक में, और श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। इन चारों का जो है आपको नाम याद कर लेना है, ठीक है। मामल्लपुरम का भी याद कर लेना है जो तमिलनाडु में है, जयपुर का भी याद कर लेना है जो राजस्थान में, और तीसरा मैसूर, और चौथा श्रीनगर। ये चारों जो शहर हैं आपको याद होने चाहिए, ठीक। अगला है कि किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए,
तो इसका उत्तर है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, फिर है कि केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है, तो इसका उत्तर है पोर्ट लुइस में, जो मॉरिशस की क्या है, राजधानी है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला है कि गेमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई है? किसने? तो इसका उत्तर है ताइवान और फिलीपींस में। ठीक है, यह किस प्रकार का चक्रवात है? तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो इसका उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। अच्छा, ये जो है ना, एक तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात और एक होता है उपोष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, यानी कि एक तो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है और एक होता है टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, इन दोनों साइक्लोन को हम मैपिंग वाली जो सीरीज़ है ना, मैपिंग वाली सीरीज, उसमें हम क्लियर करेंगे। ठीक है, उसमें अच्छे से मैप पर दिखा करके कि भाई उष्ण कटिबंधीय क्यों है और वो टेम्परेट क्यों है। ठीक है, यानी कि ये ट्रॉपिकल क्यों है, वो टेम्परेट क्यों है, किन क्षेत्रों में होते हैं, एक बार सही से समझा देंगे। ठीक, चलो अगला है कि नीदरलैंड के जो है नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो उनका नाम है डिक शूफ। ठीक है, और आगे है कि पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो इसका उत्तर है डेनमार्क। अच्छा, ये आपको एकदम दिमाग में रखना है। ठीक है, ये जो प्रश्न है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, डेनमार्क जो है पहला ऐसा दुनिया का देश बना है जिसने क्या किया है, जिसने मतलब जो पशुपालन है उस पर कार्बन टैक्स लगाया है। तो सवाल दिमाग में आ रहा होगा कि भाई पशुपालन पर कार्बन टैक्स ये क्यों? तो देखो, जो पशु है ना वो मीथेन का उत्सर्जन करते हैं। किसका? मीथेन का उत्सर्जन। अगर हम देखें पूरी दुनिया में मानवों के द्वारा जो मीथेन उत्सर्जित की जाती है, अगर हम उस उत्सर्जन को पूरा 100% माने, तो अगर उसमें पशुओं का देखें तो लगभग 32 से लगभग 37 या 38% तक, फिक्स नहीं है, किसी में 32 बताया है, किसी में 37 बताया है। ठीक है, किसी में 34 बताया है। इतने परसेंट तक जो है मीथेन उत्सर्जन में भागीदारी पशुओं की होती है। ठीक है, जो पशुओं का पालन करते हैं हम उनकी। ठीक है, जो डेनमार्क है, डेनमार्क का उद्देश्य है कि भाई 2030 तक वो क्या करेगा कि उसने जो 1990 में डेनमार्क जितनी ग्रीन हाउस गैसेस का जो है उत्सर्जन करता था, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करता था, 2030 तक लाते लाते 70% कम कर देगा। ये उसका उद्देश्य है। ठीक है, तो इसके लिए इस दिशा में जो है वो कदम उठा रहा है। ठीक, तो इसी दिशा में उसने कदम उठाने के क्रम में क्या किया है कि जो पशुपालन है, पशुपालन पर क्या कर दिया है, उसने टैक्स लगा दिया है। ठीक है, अब अगर हम टैक्स की बात करें, टैक्स कितना लगेगा, तो ऐसा बताया जा रहा है कि भाई जो पहली बात तो ये कि जो डेनमार्क है उसकी जो करेंसी है ना वो क्या है, क्रोन है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं कि 2030 तक तो लगभग 300 क्रोन लगेगा। ठीक है, और अगर 2030 के बाद में 2035 तक पहुंचाते पहुंचाते वो क्या कर देंगे, इसका 750 क्रोन कर देंगे। अगर हम इसकी डॉलर में कीमत देखें कि भाई डॉलर में कीमत कितनी है, तो अभी जो 300 क्रोन है ना वो लगभग $43 के बराबर है। किसके बराबर है? लगभग $43 के बराबर। ठीक है, तो लगभग $43 के बराबर जो है इस पर पशुओं पर, जो पशुपालन पर जो है इसने टैक्स लगाने की शुरुआत की है डेनमार्क ने। ठीक है, आगे आते हैं। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका उत्तर है दोहा, कतर में। फिर है कि वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र यानी ADPC का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो भारत। फिर है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। ठीक है, फिर है कि पनामा का नया राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो इसका उत्तर है जोस राउल मोलेनो को। ठीक है, फिर है कि भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो इसका उत्तर है जेनेवा में। ठीक है, जेनेवा आपको पता है कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड में है। कोलंबो प्रोसेस पता है, ये एशियाई देशों की एक मतलब बैठक है, ये मान के चलें। इसमें क्या होता है कि भाई एशियन जो कंट्रीज हैं, आपको बताएं यहाँ के जो लोग हैं वो बाहर जा कर के प्रवसन बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी विदेशों में जा कर के काम बहुत करते हैं। तो इनके लिए बाहरी जो मतलब एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है, उस एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए एक दूसरे के लिए ये क्या किया जाता है? कोलंबो
प्रोसेस की जाती है, जिसमें एक दूसरे के प्रति जो है देश, एशियाई देश जो है, जो प्रवास में इनके मजदूरों को किस तरह की फैसिलिटी मिल रही है, कहाँ कैसे हैं, ये सब जो है साझा करते हैं। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन को साझा करते हैं। ठीक है, चलो तो आगे क्या है, अगला है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है मार्क रूट को, जो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अगला है कि किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमति जताई है? तो इसका उत्तर है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला है कि अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन के गठन की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। ठीक है, फिर है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसने जारी किया है? तो इसका उत्तर है विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बताओ? तो इसका हेडक्वार्टर है कोलोगनी। ठीक है, कहाँ है? कोलोगनी। कहाँ पर है ये? ये है स्विट्जरलैंड में। ठीक, चलो स्थापना कब हुई थी इसकी? इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। ठीक है, अगला है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका नाम है स्वीडन, और भारत का जो रैंक है वो है 63वीं। ठीक है, दोबारा से सोचो, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 63, पहले पर स्वीडन। ठीक है, अगला है कि मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इसका उत्तर है हांगकांग। ठीक है, चलो अगला है कि 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका उत्तर है अपुलिया। कहाँ ये अपुलिया? इटली का एक शहर है। ठीक है, भारत को इसमें इनवाइट किया गया था। अगला है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। अभी हमने देखा उसकी 1971 में जो है स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है कोलोगनी में है। अभी हमने देखा ही यहाँ पर। ठीक है, ये देखा ही। ठीक, चलो, और ये जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, इसमें भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक क्या है? हालांकि ये विस्तृत रूप में हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी समझते चलते हैं क्योंकि दोबारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, 129th रैंक है भारत की। ठीक है, ठीक है भाई, पहले पर कौन आए? पहले पर कौन आया है? तो पहले पर याद रखना, पहले पर आया है आइसलैंड। ठीक है, जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है उसमें पहले पर आइसलैंड है, और भारत की 129वीं रैंक है। ठीक, चलो आगे आते हैं। और यहाँ पर जो आइसलैंड है ना, इसके बाद में भी नॉर्डिक कंट्रीज ही है, जैसे फिनलैंड है इसके बाद में। ठीक है, फिनलैंड है, इसके बाद में फिर नॉर्वे है। ठीक है, नॉर्वे है। चलो आगे बढ़ें, अब बढ़ते हैं आगे। अब है कि विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा? तो इसका उत्तर है 134 वर्ष। फिर है कि यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर है स्विट्जरलैंड। ठीक है, फिर है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा बना है? तो इसका उत्तर है थाईलैंड। ठीक है, फिर है प्रश्न कि पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है? तो इसका उत्तर है स्लोवाकिया। फिर है कि जुडिथ सुमिनवा तुलका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका उत्तर है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश घोषित किया है? तो वो है केन्या। फिर है कि पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया है? 6 जून 2024 की बात है। उत्तर है इसका सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान। अब समझो एक बात, देखो जब हम UN की बात करते हैं, जब हम यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं, तो मोटे तौर पर ना इसके 6 पार्ट हैं, यानी 6 डिवीज़न है। क्या क्या है? अगर हम इसके मोटे तौर पर देखें तो देखो, एक तो है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, चलो ठीक है। दूसरा है ICJ। ठीक है,
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, ठीक है भाई। तीसरा क्या है? तीसरा है जो यूएन है ना, उसकी महासभा। ठीक है, महासभा। ठीक है, चलो ठीक है। अब चौथा क्या है? तो चौथा है जो यूएन है उसका सचिवालय। क्या है? सचिवालय। ठीक है, ठीक है भाई। चौथे के बाद में पांचवा क्या है? तो पांचवा है उसकी जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है ना, इसको बोलते हैं इकोसॉक। इकोसॉक, ठीक है, जो यूएन है उसकी आर्थिक और सामाजिक परिषद। और छठवां क्या है भाई? तो छठवीं है ट्रस्टीशिप परिषद। ठीक है, ट्रस्टीशिप परिषद। ठीक है, अब ये हो गए 6 पार्ट यूएन के। ठीक है, अब एक बार देखो ये है यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। अब इसमें ना 5 देश स्थायी मेंबर हैं। ठीक है, 5 देश क्या है? स्थायी मेंबर है। और इसमें 10 देश चुने जाते हैं जो अस्थाई मेंबर हैं। भाई ये अस्थाई मेंबर क्यों हैं? ये अस्थाई मेंबर साहब इसलिए हैं क्योंकि ये 10 देश हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। समझ में आया? अब ये जो हर 10 देश हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं, उनमें से भी हर साल अगर देखा जाए, हर साल प्रतिवर्ष 5 देश चुने जाते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? यानी कि पहली साल 5 देश चुने जाएंगे, अगली साल फिर से 5 देश चुने जाएंगे। ठीक, तो अगली साल जब 5 देश चुने जाएंगे तो पिछली बार के, ये बार नहीं, इससे पहले जो 5 देश चुने गए थे उन 5 देशों को हटा दिया जाएगा, दूसरे 5 चुने जाएंगे। और अगली साल फिर से आएगी तब ये वाले 5 हट जाएंगे। समझ में आया? इस तरीके से यानी हर साल 5 मेंबर्स जो है चुने जाते हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, अब इसका महत्व क्या है? इसका महत्व साहब इसलिए महत्वपूर्ण है ये क्योंकि कोई भी बड़ा फैसला लेना होता है ना, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल लेती है, यूनाइटेड नेशंस की। ठीक है, और इसमें भी जो स्थायी मेंबर है ना, जो 5, क्या क्या है स्थायी मेंबर कौन कौन से हैं? पता होना चाहिए। ठीक है, स्थायी मेंबर कौन कौन से हैं? जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके 5 स्थायी मेंबर्स के नाम किस किस को याद है? मुझे लगता है सभी को याद होंगे, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। एक है यूएसए। ठीक है, दूसरा है यूके। ठीक है, तीसरा है फ्रांस। ठीक है, चौथा है रूस। ठीक है, और 5वां है चीन। ठीक है, ये 5 देश हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है स्थायी मेंबर है। बाकी के जो 10 हैं वो अस्थायी मेंबर हैं, हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर ये जो 5 देश हैं, कोई भी प्रस्ताव अगर यूएन में लाया जाता है और इन 5 देशों में से किसी एक देश ने भी वीटो लगा दी तो वो प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। समझ में आ रहा है? यानी कि कोई आतंकवादी है और उस आतंकवादी को आतंकवादी घोषित करने के लिए अगर कोई यूएन की अगर मान के चलो सिक्योरिटी काउंसिल में या महासभा में जो अगर कुछ लाया जाता है प्रस्ताव, तो उसके तहत मान के चलो चाइना ने अपोज कर दिया, चाइना ने वीटो लगा दी, तो अब उसको प्रस्ताव को नहीं लाया जा सकता क्योंकि एक देश ने जो है वीटो कर दिया है। समझ में आया? ये है यूएन की जो स्थायी मेंबर हैं उनकी पावर। ठीक है, तो इसी में जो है सुधार की बात लगातार कई देश कह रहे हैं। ठीक है, इसी में सुधार की बात लगातार कई देश कई वर्षों से कहते चले आ रहे हैं। इसमें भारत भी जो है सबसे आगे है। ठीक है, अच्छा जी, ये जो 10 देश हैं जिनको हर 2 साल में चुना जाता है, इन 10 देशों को जो UNGA का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है जो, ठीक है, तो यूएन की जनरल असेंबली द्वारा ये 10 देश चुने जाते हैं। ठीक है, हर 2 साल के लिए। समझ में आया? ये बात तो क्लियर हो चुकी होगी ना। अब ये जो 10 देश चुने जाते हैं, हर साल 5 देश चुने जाते हैं, तो उन 5 देशों को जो अभी चुने गए हैं इस बार, तो वो 5 देश हैं ये। एक है पाकिस्तान, दूसरा है सोमालिया, तीसरा है पनामा, चौथा है डेनमार्क और 5वां है यूनान। अब ये 2 साल के लिए इनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये हटेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। अगला है कि बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका उत्तर है सैन डियागो, यूएस में। ठीक है, फिर है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएस। ठीक है, फिर है कि सांग्रीला संवाद का
21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका उत्तर है सिंगापुर। ये भी जो है इंडो पैसिफिक रीजन क्षेत्र के लिए सांग्रीला संवाद होता है। सांग्रीला इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि सिंगापुर का एक होटल है जिसका नाम है सांग्रीला, उसी में इसकी बैठक हर साल होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? सांग्रीला। ठीक है। अगला है कि 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ आयोजित की गई? तो इसका उत्तर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। फिर है कि रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की अपनी योजना की जो है घोषणा की है? तो 6 देशों ने। कौन कौन से हैं? इन 6 देशों में है लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। ठीक है। हम इससे पहले एक क्लास लेके आए थे, उसमें ये बता ही चुके हैं, लेकिन जो मैपिंग वाली क्लास आएगी उसमें हम इनको ही समझाएंगे। ठीक है। फिर है कि प्रथम काजा TFCA शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका उत्तर है हाँ, ये एक बार देखना है कि जो काजा TFCA शिखर सम्मेलन हुआ है वो हुआ है जाम्बिया में। ठीक है। लेकिन जो काजा TFCA है ये असल में है क्या? सवाल ये बनता है ना। ये अगर हम देखें तो देखो KAZA और TFCA, तो काजा TFCA अगर हम देखें तो ये है क्या? तो अगर हम देखें तो ये है, हम कह सकते हैं कि कवांगो, ठीक है, कवांगो जाम्बेजी, कवांगो जाम्बेजी, ट्रांस फ्रंटियर, कवांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया। अब देखो समझने वाली बात क्या है। ये तो आप समझ गए होंगे कि ये कंजर्वेशन एरिया है कोई। ठीक है। अब एक बात दिमाग में देना कि जब हमारे देश में किसी क्षेत्र में अगर हमें लगता है कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो है संरक्षित करने की आवश्यकता है, यहाँ के जीवों को संरक्षित करने की आवश्यकता है, तो हम क्या करते हैं? उसको नेशनल पार्क घोषित करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करते हैं ना। ऐसा ही पूरी दुनिया में होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन एक सवाल है कि मान के चलो ये है भारत और इसके बगल में है पाकिस्तान। अब कोई ऐसा क्षेत्र है जो भारत में और पाकिस्तान में दोनों में फैला हुआ है। ठीक है। सेम बायोडाइवर्सिटी है, सेम पौधे हैं, सेम जीव हैं, सब कुछ सेम है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि भारत और पाकिस्तान दोनों मिलकर के उस क्षेत्र को संरक्षित घोषित कर दें? भाई ऐसा तो हो ही सकता है कि भारत अपने क्षेत्र को संरक्षित घोषित करेगा, पाकिस्तान अपने ऊपर है वो करता है कि नहीं करता। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि अगर लैंड को साझा कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी साझा कर रहे हैं, तो दोनों देश मिलकर के इस क्षेत्र को संरक्षित घोषित कर दें? बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना। अगर ऐसा कर सकते हैं तो वही है ये क्या, ये जो कवांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया है वो यही है। इसके तहत क्या है कि टोटल 5 देश मिले हैं। कितने देश मिले हैं? अफ्रीका के 5 देश मिले हैं और उन 5 देशों ने मिल करके उन 5 देशों के क्षेत्रों में जो सीमा है, जो कंजर्वेशन करने की आवश्यकता है सेम बायोडाइवर्सिटी को, उसको संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। अब एक बार हम इसके अगर मैप को देखना चाहें, क्योंकि भाई ये महत्वपूर्ण बन जाता है, ये देखने की आवश्यकता है, तो देखो ये है, आप देख रहे हैं ये, इस देश का नाम है बोत्सवाना। ठीक है। इसका नाम है नामीबिया। ठीक है। इसका नाम है अंगोला। ठीक है। इसका नाम है जाम्बिया। ठीक है। और इसका नाम है जिम्बाब्वे। ये 5 देश मिल गए हैं। कौन से? अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और नामीबिया। अब इन 5 देशों की जो रेड कलर का आपको जो दिखाई दे रहा है, जो रेड कलर का आप देख रहे हैं, ये वो क्षेत्र है जो संरक्षित करने की आवश्यकता है। ठीक है। ये क्षेत्र, ठीक है, ये वो क्षेत्र है जिसको संरक्षित करने की आवश्यकता है। ठीक है। तो इसको संरक्षित किया है इन 5 देशों ने मिलकर के। ठीक है। इनके नाम जो है आपको याद कर लेने हैं एकदम से। ठीक है। अगर इस क्षेत्र को देखना चाहें तो ये कुछ इस तरीके का क्षेत्र है। ठीक है। अगर इनके नाम हम देखना चाहें तो याद कर सकते हैं क्या क्या होंगे। एक तो आप देख ही सकते हैं इसमें से, फिर भी हम एक बार लिख दे रहे हैं। ये है अंगोला। ठीक है, अंगोला। दूसरा कौन सा है? बोत्सवाना। ठीक है, दूसरा है बोत्सवाना। ठीक है, तीसरा कौन सा है? तीसरा है आपका नामीबिया। ठीक, ये है नामीबिया। चलो भाई नामीबिया। चौथा कौन सा है? चौथा देश है आपका जाम्बिया।
ठीक है, ये है जाम्बिया। ठीक, अगला कौन सा है? अगला जो पांचवा और अंतिम देश है वो है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे, ठीक है। ये 5 देश हैं, इनके नाम जो है आपको एकदम से दिमाग में रखने ही रखने हैं, इनकी राजधानियाँ भी आपको दिमाग में रखनी ही रखनी है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। ये जो है, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसकी भी बात आएगी। ठीक है, ये क्या है? ये मारखोर है। ठीक, इसको हम दिखाएंगे अभी आपको, जब आगे बताएंगे तब बताएंगे। ठीक है, मारखोर है ये। चलो ये है अगला जो प्रश्न है वो है ये, हाँ बिल्कुल, पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? तो 30 मई 2024 को मनाया गया। किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की है? तो FAO के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? FAO के द्वारा। अच्छा, FAO का ना आप एक बार ना हेड क्वार्टर बताओ कहाँ है? मुझे पता है 90% बच्चों को पता होता है कि इसका FAO का हेड क्वार्टर कहाँ है। आपको बताना है, पूछा इसलिए जा रहा है, मालूम पड़ जाएगा कि इतनी लंबी क्लास यहाँ तक अभी तक कौन देख रहा है। ठीक है, अगला है कि टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो इसका उत्तर है 3। कौन कौन सी हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका उत्तर है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। ठीक है, फिर है कि हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर है भारतीय मूल के अनीस कपूर, लंदन UK में। ठीक है, फिर है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर है 176वां। फिर है कि किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया है? तो इसका उत्तर है यूक्रेन। फिर है कि किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंग ते ने शपथ ली है? तो इसका उत्तर है ताइवान। फिर है कि हिदाया चक्रवात ने मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित किया है? तो इसका उत्तर है तंजानिया। फिर है कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? इसका उत्तर है रॉटरडम, नीदरलैंड में। ठीक है, यूरोपीय देश है। ठीक है, बेनेलक्स कंट्रीज का भाग है। बेनेलक्स में कौन कौन से आते हैं? बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। ठीक है, भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद बेहस्ती टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ईरान। फिर है कि किन भारतीय कृतियों ने यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर है रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक लोचन की हस्तलिपि को। इसके बारे में हमने प्रश्न एक बनाया था जिसमें रामचरितमानस को हटा करके इसकी जगह पर रामायण कर दिया था। 90% बच्चों ने गलत कर दिया था। याद रखना, रामायण नहीं है, रामचरितमानस है। ठीक है, चलो अच्छा, एक ना आपको पता है कि हमारा एक पेड ग्रुप चल रहा है। ठीक है, पेड ग्रुप चल रहा है। इसमें क्या किया है हमने कि जो घटनासार मैगजीन आई थी ना हाफ ईयरली वाली, हमने उसको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, हमने उस मैगजीन को कंप्लीट करा दिया है। अब इसके अलावा हम आई दृष्टि जो मैगजीन है, ये जो मैगजीन हम जिसे पढ़ा रहे हैं, इसको 10 अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कब से कर रहे हैं? 10 अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं। और 10 अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं, और अभी ना इस पर ऑफर चल रहा है कि इसमें जो एडमिशन है वो 249 रुपये में लिया जा रहा है, जिसमें ना केवल प्रीलिम्स UPPCS का बल्कि जो समीक्षा अधिकारी है, समीक्षा अधिकारी का के प्रीलिम्स के लिए भी करंट अफेयर कवर कराई जाएगी। ठीक है, उसमें हम आई दृष्टि के जो है टारगेट देते हैं कि भाई पेज नंबर 5 से 15 तक करके लाओ, पेज नंबर 5 से 10 तक टारगेट देते हैं। फिर उनका 50 प्रश्नों का जो है टेस्ट होता है, रैंक आती है लोगों की, तो काफ़ी पढ़ के जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से फिर उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन भी हो जाता है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो चाहे कमेंट सेक्शन में देख लें, या फिर आप जो वीडियो उसकी डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको जो है एक तो कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप जाते हैं तो वहाँ आपको बोट मिलेगा, और बोट के माध्यम से जो है आपको कॉन्टैक्ट करना होगा। मोबाइल नंबर से जाते हैं तो आप डायरेक्ट मोबाइल नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया है? तो विश्व आर्थिक मंच ने। ठीक है, फिर है कि संयुक्त राष्ट्र यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में समग्र रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर है 39वां। ठीक है, फिर है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। ठीक है, ये देखो मारखोर दिवस आ गया ना, हमने बोला था ना दिखाएंगे। ये देखो, ये जो जीव आपको दिखाई दे रहा है पाकिस्तान में ज़्यादातर पाया जाता है, इसका नाम है मारखोर। क्या नाम है इसका? मारखोर।
इस जीव का नाम मारखोर है, पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है। ठीक है, इसलिए लेके आए थे क्योंकि मारखोर जीव अक्सर नहीं सुना होता और ना ही देखा होता, इसलिए हम इसका चित्र जो है लेके आए थे। भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता की है? तो इसका उत्तर 2024 से 26 के लिए। ठीक है, कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता 2024 से 26 के लिए की है। और आज की जो क्लास है हम यहीं पर रोक देते हैं। ठीक है, आज की क्लास है हम यहीं रोकते हैं। जो नेक्स्ट क्लास है वो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ है ना, जो वन लाइनर है अंतर्राष्ट्रीय, उसको कवर करेंगे बचे हुए को, और उसके अलावा आर्थिकी। ठीक है, आर्थिकी, ये दोनों एक ही क्लास में कवर हो जाएंगे। ठीक है, हमारी क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि हम उसमें थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ों को बताने का प्रयास करते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हालांकि ये जितनी भी न्यूज़ हैं इन सबको बेसिक से तो नहीं, लेकिन इन सबको थोड़ा विस्तृत रूप में हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसी मैगजीन में यही न्यूज़ जो है विस्तृत रूप में हमें मिलने वाली है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम इस तरीके से यहाँ से पढ़ते चलेंगे तो आगे बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।